नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। रोहिणी आचार्य को तो आप जानते ही होंगे। ये पहली बार तब ज्यादा सुर्खियों में आई थी जब इन्होंने लालू प्रसाद यादव को अपना किडनी दान किया था। उसके बाद जब बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी की करारी हार हुई थी, तब रोहिणी आचार्य ने अपने ही परिवार के खिलाफ बगावती तेवर दिखाया था। और जैसा कि इनके भाई तेज प्रताप यादव भी हमेशा से ये कहते रहे हैं कि जय चंदो को पार्टी से बाहर निकाल करके फेंक देना चाहिए, ठीक ऐसा ही आरोप कुछ रोहिणी आचार्य ने भी लगाया था। अब एक बार फिर से रोहिणी आचार्य सुर्खियों में छाई हुई हैं। इस बार वजह कुछ और है। दरअसल आरजेडी के साधारण प्रवक्ता को पार्टी नेतृत्व के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। बस इसी के खिलाफ रोहिणी आचार्य ने अपने ही परिवार के खिलाफ बगावती तेवर दिखाना शुरू कर दिया है और अपने ही परिवार के अंतर कलह को एक बार फिर से उजागर कर दिया है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता सुमित शशांक जुड़े हुए हैं। सुमित जी, आप चूंकि पटना में रहते हैं और अच्छी तरीके से आप वहां की राजनीति भी देख रहे हैं, क्या लगता है आपको कि रोहिणी आचार्य ने जिस तरीके से अपनी ही पार्टी के खिलाफ, अपने ही पार्टी मतलब कह सकते हैं कि परिवार के अंतर कलह को एक बार फिर से उजागर किया है और सीधे उन्होंने मोर्चा खोल दिया है? देखिए निहाल भाई, रोहिणी आचार्य ने जो कुछ भी कहा है वो सारी बातें अलग हो सकती हैं, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि दूध का धुला हुआ कोई नहीं। उस पूरे परिवार में, उस पूरी पार्टी में दूध का धुला हुआ कोई नहीं। ना लालू प्रसाद यादव दूध के धुले हुए हैं, ना तेज प्रताप यादव दूध के धुले हुए हैं, ना तेजस्वी यादव दूध के धुले हुए हैं और ना ही रोहिणी आचार्य दूध के धुले हुए। कहीं ना कहीं इन सभी के बीच जो अंतर कलह है वो सत्ता में बने रहे हैं। पार्टी के अंदर की जो सत्ता चलती है ना, जिस पर लालू प्रसाद यादव कई वर्षों तक काबिज रहे, उसको तेजस्वी यादव ने कब्जा किया। और तेजस्वी यादव को वर्तमान में बार बार हम लोग कहते हैं कि पपेट की तरह संजय यादव, रमीज, सुनील सिंह जैसे लोग चलाते। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल भी कॉम्प्रोमाइज्ड राष्ट्रीय जनता दल विगत कुछ वर्षों में सब देख रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव का राजनीतिक जीवन जैसे जैसे अवसान पे गया, वैसे ही सबने देखा कि कभी तेज प्रताप यादव ने अपने कार्यकर्ता को उठा के मंच पर से फेंक दिया, कभी तेजस्वी यादव अपने कार्यकर्ताओं को गर्दन में मफलर डालकर झुलाते हुए दिखते हैं, कभी होली के कार्यक्रम में पुलिस वालों के साथ बदतमीजी की जाती है। तो ये सब कुछ दिखाई देता है, ये क्रोनोलॉजी। विगत कुछ दिनों में न्यास भाई, अगर रोहिणी आचार्य के संदर्भ में बात की जाए तो छपरा से जब रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ने जा रही, लालू प्रसाद यादव ने जब उनको टिकट दिया, और केवल छपरा से टिकट देने की बात नहीं है, लालू प्रसाद यादव ने चुनाव के दौरान कई और नेताओं को भी पहले ही घोषित कर दिया था कि हम इन लोगों को टिकट देंगे। तेजस्वी यादव ने उन लोगों का भी नाम काट दिया, उन लोगों का भी कहीं ना कहीं नाम काट के दिखाया कि अब राष्ट्रीय जनता दल में लालू प्रसाद यादव नहीं, तेजस्वी यादव की चलती है। तेज प्रताप यादव ने भी कई स्थानों पर उनका विरोध किया। कारण क्या था? कारण एकमात्र कारण था कि राष्ट्रीय जनता दल जानी जाती है टिकट में दलाली के लिए। टिकट देने के दौरान भी उनको पैसा चाहिए होता है, और तेज प्रताप यादव को भी कमाई का क्या सोर्स, उनको भी कमाई का वही सोर्स दिखाई दे रहा था। उनके हिस्से में भी, कोटे में भी कुछ टिकट चाहिए थे। रोहिणी आचार्य को भी अपने कोटे में कुछ टिकट चाहिए। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। मतलब टिकटों की जो लेन देन या फिर हेरा फेरी या फिर किसको टिकट देना है, ये अपने उससे ये अपना जेब भरते थे, ये कहना चाह रहे हैं आप? निश्चित तौर पर न्याज भाई, पार्टी में गुंडे हैं कि गुंडों की पार्टी है, ये कहावत बिहार में प्रचलित है। आप किसी से जाकर पूछिए ना, एक किसी पार्टी का नाम मत लीजिए, एक बार सिर्फ जाके बोलिए कि बिहार में गुंडा पार्टी है, गुंडा पार्टी ने ऐसे ऐसे किया, लोग तुरंत राष्ट्रीय जनता दल का नाम ले लेंगे। संगठित अपराधकर्ताओं का गिरोह है राष्ट्रीय जनता दल, अपराधियों की पार्टी, गुंडों की पार्टी, बाहुबलियों की पार्टी। मतलब एक प्रजाति के कुछ लोग कहीं ना कहीं एकत्रित होकर उन लोगों ने पार्टी बनाई। और उसके बाद जो एमवाई समीकरण की बात होती है ना न्यास भाई, ये मुसलमानों के भी नहीं है, ये वाई समीकरण के भी नहीं है। ये चाहते हैं कि इनको वोट देने वाला जो कम्युनिटी है वो हमेशा अनपढ़ रहे, हमेशा जाहिल रहे।
उसमें वोट के ठेकेदारों को पैचेज ऑफ वोट्स की दलाली के लिए ये लोग चुनते हैं कहीं ना कहीं। अब आता हूं रोहिणी आचार्य, क्योंकि विषय जो है वो भटकना नहीं चाहिए। रोहिणी आचार्य पे आता हूं। विगत कुछ दिन पहले आपने देखा कि रोहिणी आचार्य किस तरीके से एयरपोर्ट पर रोती हुई दिखाई दे रही थी। मैंने लिखा था, मैंने तो कई बार बोला कि एक बहन के साथ, एक बेटी के साथ, एक भाई के द्वारा इस तरीके का व्यवहार कहीं से शोभनीय नहीं। लालू प्रसाद यादव जी के साथ अगर उनका बेटा स्वयं इस प्रकार का व्यवहार करता है उनकी पार्टी में, और आप समझिए ना कि चप्पल उठाने वाले लोग जो लालू प्रसाद यादव के बेटे का चप्पल उठाने का हैसियत नहीं रखते हैं, वैसे लोग भी राष्ट्रीय जनता दल में कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव को गर्दनिया पासपोर्ट देते हुए दिखाई दे रहे थे। लोकसभा चुनाव के दौरान न्यास भाई, मैं आपके साथ बैठा था, मैंने बोला था ना कि लालू प्रसाद यादव के परिवार में तेज प्रताप यादव को दिक्कत इस बात से नहीं होती है कि तेज प्रताप यादव को तेजस्वी यादव के पीछे खड़ा होना पड़ता है। तेज प्रताप यादव को दिक्कत तब होती है जब उनसे संजय यादव का चप्पल उठवाया जाता है। और चप्पल उठवाने का अर्थ चप्पल उठाना नहीं होता है। चप्पल उठवाने का अर्थ कहीं ना कहीं हाशिए पर खड़ा कर देना होता है। तो तेज प्रताप यादव को हाशिए पर खड़ा करने का काम किया गया, और एक एक करके किया गया बहुत स्ट्रेटेजिकली, कि सबके साथ लड़ोगे तो कहीं ना कहीं सरवाइव नहीं करोगे, तो पहले एक के साथ लड़ो, पहले एक को बाहर निकालो, फिर दूसरे को बाहर निकालना है। रोहिणी आचार्य ने क्या कहा कि चप्पल से मारता है, जब सवाल पूछा जाएगा तो चप्पल से मारता है। बोला था ना न्यास भाई, ये मैं तो नहीं कह रहा हूं, ये तो रोहिणी आचार्य ने कहा था। और जो बातें वो कहेंगे उसी को तो हम कहीं ना कहीं बैठ करके डिस्कस करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे। मेरी पूरी सद्भावना एक बहन के साथ हो सकती है। राजनीति से इतर अगर कोई बहन है हमारी, उसके साथ सद्भावना होती है, लेकिन जिसका भाई, जिसके परिवार में चप्पल योजना के तहत बहन को बाहर निकाल दिया, गर्दनिया पासपोर्ट योजना के तहत भाई को गर्दन में हाथ लगाकर बाहर निकाल दिया, वही भाई मन से कहता था ना कि मैं कृष्ण की भूमिका में रहूंगा, अपने भाई को अर्जुन बनाऊंगा। अर्जुन बनते बनते गर्दनिया पासपोर्ट दे दिया। इससे ज्यादा शर्मिंदगी कुछ हो सकती है क्या? कौन सी ऐसी चीज है तेजस्वी यादव की जो रमीज जानता है? कौन सा ऐसा चीज है जो संजय यादव जानते हैं? ये भी तो समझना है ना। पार्टी पूरी की पूरी तरह उनकी कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। किसके पैरों पे नतमस्तक हो चुकी है? तो संजय यादव और रमीज के पैरों पे नतमस्तक हो चुकी है। हरियाणा का व्यक्ति और हरियाणा का यादव उनकी पार्टी चला रहा है। बिहार के लोगों को कहीं ना कहीं वो गाइड करता है। पार्टी राष्ट्रीय जनता दल एक कॉम्प्रोमाइज्ड पार्टी है। तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज्ड नेता है। और बिहार के परिप्रेक्ष्य में कहूंगा तो बिहार के लोगों ने मान लिया है कि ही इज नॉन एलिजिबल पर्सन, नॉन फिट पर्सन फॉर राष्ट्रीय जनता दल। चलिए ठीक है। तो जिस तरीके से रोहिणी आचार्य ने एक बार फिर से अपने ही परिवार के अंतर कलह को उजागर किया है, दरअसल एक बार मैं ट्वीट भी पढ़ करके सुना देता हूं कि रोहिणी आचार्य ने क्या लिखा है और किस तरीके से हमला किया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि क्या पार्टी की भलाई के लिए सच बोलने, पार्टी के लिए मजबूती एवं ईमानदारी से काम करने वालों के लिए अब जगह नहीं बची है राष्ट्रीय जनता दल में। अनुशासनहीनता के झूठे आरोप गढ़कर सारण के प्रवक्ता श्री हरेलाल यादव को का 6 वर्षों के लिए पार्टी से निष्कासन उन लोगों के द्वारा की गई दुर्भाग्यपूर्ण कार्रवाई है जो पार्टी को लगातार कमजोर कर रहे हैं। पार्टी में रहते हुए पार्टी और संगठन के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। ये एक पैराग्राफ मैंने पढ़ करके सुनाया है। इसके अलावा उनकी एक लंबी चौड़ी पोस्ट है जो कि आप खुद भी सोशल मीडिया पर जाकर के उसको देख सकते हैं। तो इस पोस्ट को देखने के बाद तो ये समझ में आता है कि वाकई में अगर हम आरजेडी और खास करके लालू परिवार की बात करें तो लालू परिवार के अंतर कलह जो है वो बहुत ही जगजाहिर हो चुका है। और उनके अपनी ही पार्टी के नेताओं में 2 गुट, क्या मुझे लगता है कि 3 गुट बन चुके हैं। एक तो तेज प्रताप यादव के साथ हैं, दूसरे रोहिणी आचार्य और तीसरा जो है वो तेजस्वी यादव। तो इस तरीके से परिवार के अंदर ही 3 फाड़ हो चुका है और ये सब कुछ अब मीडिया में भी खुल करके सामने आने लगा है। वैसे रोहिणी आचार्य ने जो आरोप लगाया है और जो कुछ भी कहा है, जो कुछ भी उन्होंने ट्वीट किया है, इसे आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।